हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 3 को। और यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें 4 चैप्टर्स को कवर अप करना है, 8, 9, 10, 11 ऑफ सेल्वाटोर। तो आज हम यूनिट 3 के चैप्टर 8 को देखने वाले हैं। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यूनिट से मैच कर रही है, जो कि हमारे यूनिट के सिलेबस में दे रखी है, उन सभी टॉपिक्स को एक बार अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑन टैरिफ। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टैरिफ क्या है। ठीक है, उसके बाद पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्मॉल नेशन केस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिमम टैरिफ कब अचीव होता है और क्या है ऑप्टिमम टैरिफ। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टैरिफ्स। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा था, और अभी तक जो हमने पढ़ा यूनिट 1 के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि फ्री ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था कि फ्री ट्रेड जब भी होगा, जब भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड हो पाएगी और दो कंट्री एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ट्रेड कर पाएगी। बट प्रैक्टिकली ये इतना पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही इंटरफेयर ना करे। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता ही होता है, चाहे वो इंपोर्ट के केस में हो या एक्सपोर्ट के केस में हो। अगर किसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कई बार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। और दूसरी तरफ किसी बाहर से जो गुड्स प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, उन्हें अगर हमें रोकना है, या ये अदर वे अराउंड ही है कि अगर हम अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं। इंपोर्ट टैरिफ मतलब कि हम अपने पर्टिकुलर उस गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, ताकि उस गुड्स का जो है हमारे कंट्री में आना थोड़ा कम हो जाए और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो टैरिफ का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। वही है कि अभी तक हम फ्री ट्रेड की बात करते आए हैं, बट अभी से हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है वो है इंपोर्ट टैरिफ। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इज अ टैक्स और ड्यूटी लेवीड ऑन द ट्रेडेड कमोडिटी एज इट क्रॉसेज अ नेशनल बाउंड्री। जैसे ही कोई गुड्स, जैसे ही कोई कमोडिटी नेशनल बाउंड्री क्रॉस करती है, तो जब हम उस पर टैक्स इम्पोज करते हैं, उसी को हम टैरिफ कहते हैं। ठीक है, टैरिफ जनरली 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका एड वैलोरम टैरिफ हो गया, स्पेसिफिक टैरिफ हो गया, और कंपाउंड टैरिफ हो गया। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी। मतलब कि अगर किसी गुड्स की प्राइस 100 रुपीज़ है और हमने टैरिफ 10% का लगा रखा है, तो वहाँ पे जो हमें टैरिफ या वहाँ पे जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को रिसीव होगी वो 10 रुपये की होगी। मतलब कि हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज सेट कर देते हैं। किसके केस में? एड वैलोरम टैरिफ के केस में। ठीक है, वहीं पे स्पेसिफिक टैरिफ के केस में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर देते हैं, चाहे गुड्स की प्राइस कितनी भी हो। चाहे मान लो हमें 100 रुपये की गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या 200 का गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर दाम ही हमने सेट कर दिया कि भाई तुम्हें 10 रुपये का टैरिफ देना ही देना है, चाहे आप 100 रुपये का गुड्स ये इंपोर्ट करो या 200 का गुड्स इंपोर्ट करो। तो इस केस में एक पर्टिकुलर होता है एक्सप्रेस्ड एज अ फिक्स्ड सम पर फिजिकल यूनिट ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी। वो यूनिट के बेस पे होता है कि अगर आप 1 यूनिट कर रहे हो तो 10 रुपये लगेंगे, 2 यूनिट कर रहे हो तो 20 रुपये लगेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, डजेंट मैटर कि कमोडिटी की प्राइस क्या है। बट एड वैलोरम के अंदर हमने क्या देखा कि प्राइस का कुछ एक परसेंटेज गवर्नमेंट को देना होता है। अगर यहाँ पे एड वैलोरम होता, तो अगर हमने 10% एड वैलोरम लगा रखा है, तो 100 का 10% यहाँ पे 10 रुपये गवर्नमेंट को जाते। 200 का अगर गुड्स हम इम्पोर्ट करते तो यहाँ पे 20 रुपये जाते। बट स्पेसिफिक टैरिफ के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो दिया है वही करना है। डजेंट मैटर कि गुड्स और कमोडिटी की प्राइस क्या है। वहीं पे एक कंपाउंड टैरिफ भी होती है, जिसके अंदर दोनों का सम होता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक टैरिफ भी होती है और एड वैलोरम टैरिफ भी होती है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। फॉर एग्जांपल, अ 10% एड वैलोरम टैरिफ ऑन बाइसिकल वुड रिजल्ट इन पेमेंट टू कस्टम ऑफिशियल ऑफ सम ऑफ $100 on each $100 imported bicycle and the sum of 20 on each
200 imported बाइसिकल, ठीक है। टैरिफ्स हैव बीन शार्पली रिड्यूस्ड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2 के बाद से टैरिफ बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। एंड नाउ एन एवरेज 3% ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड नेशन बट दे आर मच हायर इन डेवलपिंग। डेवलप्ड नेशन के अंदर अभी हम जैसे 10% की बात कर रहे हैं, तो 10% तो अभी किसी भी नेशन के केस में नहीं है, बट वर्ल्ड वार 2 के बाद से बहुत डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएसए, चाइना हो गया, इनके केस में 3% है। और थोड़ा ज़्यादा डेवलपिंग नेशन जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया हो गई, इस केस में थोड़ा सा इसे ज़्यादा परसेंटेज पे करना होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चेक करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ ऑन प्रोडक्शन कंजम्पशन, मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, इन सब चीज़ों पे टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होता है। ट्रेड वेलफेयर ऑफ द नेशन कैसे इम्पैक्ट होती है, ठीक है, टैरिफ को इम्पोज करने से, ठीक है। एंड इट्स ट्रेड पार्टनर्स, वी विल फर्स्ट डू दिस विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस देखेंगे, देन वी विल मूव टू द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ, इसके अंदर क्या है कि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ध्यान से इसका डेरिवेशन एक बार समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर भी चेक करोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस आ रखे हैं कि ड्रॉ एंड डिराइव द पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ टैरिफ। तो आपको ये डायग्राम प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये जब कोई ट्रेड नहीं हो रही तो ये डिमांड कर्व हो गई नेशन की, ये सप्लाई कर्व हो गई, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे आ रहा है, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर है। सॉरी, नेशन टूज डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स एट द फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ पी एक्स। अभी फ्री ट्रेड है, ठीक है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई टैरिफ इंपोर्ट पे नहीं लगाई गई है। अब नेशन टू कंज्यूम 70 एक्स। अब इस केस में क्या है, फ्री ट्रेड पे ये हमारा प्राइस है $1, ये चेक करो, ठीक है। इस केस में क्या है कि नेशन वन जो है कितना कंज्यूम कर रहा है। अभी कंजम्पशन हमें कहाँ से, जब डिमांड कर्व से जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, वो हमारा कंजम्पशन शो करता है, और सप्लाई कर्व से जो भी लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी डैश्ड लाइन वो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, वो हमारा प्रोडक्शन शो करता है। तो इस केस में हम 70 यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। वहीं सप्लाई पे आप चेक करोगे तो ये 10 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 70 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं जब फ्री ट्रेड हो रहा है, ठीक है। कोई इंपोर्ट टैरिफ अभी नहीं लगाया गया है, वहीं पे सिर्फ 10 यूनिट ही हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, बिल्कुल 60 यूनिट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 70, ये 60 यूनिट हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अभी क्या किया हमने कि 100% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। पहले कितना प्राइस था, $1, अभी 100% लगा दिया तो प्राइस क्या बढ़ के हो जाएगी, $2, ठीक। अभी $2 पे जैसे ही गए हम, तो ये लाइन हमारा, ये आप चेक करो, जैसे SF+T, यहाँ टैरिफ ऐड हो चुकी है। अब इस केस में हमारा प्रोडक्शन कहाँ पे आ गया, 20 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और कंजम्पशन हमारा 50 यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 यूनिट। कितना, 30 यूनिट। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे ही टैरिफ लगती है हम इंपोर्ट करना कम कर देते हैं, ठीक है। वहीं पे प्रोडक्शन हमारी क्या हुई, बढ़ी, और कंजम्पशन हमारा घट रहा है। यहाँ से दो चीज़ें तो कंक्लूड हो रही है, जैसे ही टैरिफ लगती है तो कंजम्पशन हमारा, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो हमारा घट जाता है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से गुड्स नहीं आ रहे हैं। तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें एक इंसेंटिव मिलता है, उन्हें एक एज मिलता है, उन्हें कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, तो उन्हें प्रोडक्शन करने में आसानी होती है, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक। वही चीज़ें यहाँ दे रखी है कि कंज्यूम्स 50x GH, ये चेक करो 50x, इस अमाउंट को हम कंज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। और GJ, इस अमाउंट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20x इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड 30x इज इम्पोर्टेड, और इस अमाउंट को हम JH को इंपोर्ट कर रहे हैं। दस द कंजम्पशन इफेक्ट ऑफ द टैरिफ इज नेगेटिव 20x BN, वेयर इज BN, चेक BN,
ये निगेटिव का 20x, मतलब ये चेक करो 70 पहले था, अभी हम 50 पे आ चुके हैं, तो हमारा 20 यूनिट कंजम्पशन कम हो गया। एंड प्रोडक्शन इफेक्ट इज 10x प्लस का 10x, पहले हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। द ट्रेड इफेक्ट इक्वल्स 30x bn प्लस, अभी यहाँ चेक करो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30 है, 50 हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहे हैं, वही 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड इफेक्ट 30x आ रहा है। एंड द रेवेन्यू इफेक्ट इज $30 MJHN, ये जो चीज़ है, ये रेवेन्यू इफेक्ट है, ये पॉइंट, ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट के पास टैरिफ के रूप में जा रही है, ठीक। अरे भाई साहब, नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अभी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट है टैरिफ का, ठीक है, ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। कंज्यूमर सरप्लस क्या है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। कंज्यूमर सरप्लस का सिंपल से ये मतलब है द डिफरेंस बिटवीन दैट वी आर विलिंग टू पे एंड द अमाउंट दैट वी एक्चुअली पे। मान लो हम किसी गुड्स के लिए 100 रुपये पे कर सकते हैं, किसी गुड्स को खरीदने के लिए 100 रुपये पे कर सकते हैं, बट हम एक्चुअली में उसे 80 में खरीद ले रहे हैं, चाहे वो डिस्काउंट हो या कुछ भी हो, किसी कारण से हम उसे 80 में खरीद पा रहे हैं और 80 में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, 20 यूनिट, सॉरी 20 रुपीज़। वहीं पे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, producer surplus is the difference between how much a person would be willing to accept for a given quantity of a good versus how much they can receive by selling the good at the marketplace। मतलब कि हम एक गुड्स, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मैं कितने में बेच सकता हूं और एक्चुअली में मुझे कितना मिल रहा है मार्केट से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई गुड्स है, मेरे पास कोई कमोडिटी है जिसे मैं 100 रुपये तक मैं बेच सकता हूं, बट मार्केट से मुझे 120, मैं 100 रुपये तक मैं बेच सकता हूँ, कम से कम 100 तो चाहिए मुझे, ठीक है। बट मार्केट में जाने के बाद मैंने अपना प्राइस 150 कर दिया, मैंने देखा कि कंपटीशन नहीं है मार्केट में, कोई उस तरह का गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपना प्राइस 150 कर दिया और कंज्यूमर ने बार्गेन करके उसे 120 तक लेके आया, कंज्यूमर ने 120 पे लेके आया और कंज्यूमर ने 120 पे खरीद लिया, तो इस केस में अगेन हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़, क्योंकि हम 100 में तो बेच ही देते बट हमें मिल 120 रहा है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस है 20 रुपीज़ का, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमेशा डिमांड कर्व से एसोसिएटेड होगा, डिमांड कर्व के नीचे जो पॉइंट है उस पे हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा, वहीं पे सप्लाई कर्व से ऊपर जो भी पॉइंट होगा उधर हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। ये प्रोड्यूसर सरप्लस डिपिक्ट कर रहा है, वहीं पे ये कंज्यूमर सरप्लस डिपिक्ट कर रहा है। अभी ये देखो लेफ्ट पैनल शोज द टैरिफ दैट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फ्रॉम PX $1 टू, अभी देखा था कि हम पहले हमारा जब फ्री ट्रेड था तो हमारा प्राइस $1 था और जैसे ही 100% एड वैलोरम टैरिफ लगा तो प्राइस बढ़ के $2 हो गया। वही चीज यहाँ पे है, रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम ARB टू GRH। पहले हमारा ARB था, चेक करो ARB इनिशियली हमारा ये था, लेकिन अभी प्राइस जैसे ही बढ़ गया तो वो रिड्यूस होके कहाँ पे आ गया, GRH, G वेरी जार GR&H, ठीक है। अभी हम इतना कंज्यूम कर पा रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर है। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये जो ब्लू एरिया है, ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, और बाय शेडेड एरिया AGHB, ठीक है, AGHB
यहाँ चेक करो ए जी एच और बी, ये एरिया जो है ये हमारा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस दिखाता है। तो टैरिफ का इफेक्ट हमने देख लिया, कंज्यूमर सरप्लस पे क्या है, निगेटिव इफेक्ट है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हो रहा है। वहीं पे राइट पैनल क्या कह रहा है, टैरिफ इंक्रीजेज प्रोड्यूसर सरप्लस बाय शेडेड एरिया एजीजेसी। इनिशियली हमारा क्या था, 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे इतना, ठीक। बाद में जाके जैसे ही प्राइस बढ़ी तो हम 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, हमने देखा था ना अभी पिछले ये चीज़ें। तो ये हमारा इंक्रीज इन प्रोड्यूसर सरप्लस ये डिपिक्ट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा यही उसी चीज़ को डिटेल में दे रखा है, आप चेक करो एक बार कि फिगर 8.2 shows that consumer in nation would be willing to pay $3 for the 30th unit of commodity X since they only pay $1 they receives a consumer surplus of $2 on the 30th unit of commodity। उसी चीज़ को एक्सप्लेन में दे रखा है, आप एक बार रीड करो, मैं रीड करके वही बुक की लैंग्वेज टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। विद द टोटल 70x परचेज absence of import tariff the total consumer surplus is equal to, this is the difference between what consumers would be willing to pay and similarly producer surplus की भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। The reason for this is as follows, at free trade px was free trade पे प्राइस 1 था, domestic producer produce 10x and receive $10 in revenue, ठीक है। 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्राइस अगर $1 है तो $10 उसे रिसीव हो रहा है। वहीं पे टैरिफ एंड टू दे प्रोड्यूस 20x एंड रिसीव 40 यूनिट सॉरी $40 ऑफ द $30 इंक्रीज इन AGJC plus VCGU in the revenue of producer 15 the unshaded area under the asset curve between 10x and 20x represents the increase in their cost of production while the remainder shaded area $15 represents the, ये चीज़ें यहाँ चेक करो, ये जो है ये डिपिक्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो 15 यूनिट है, पहले हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसे इस तरह समझो, पहले हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और प्राइस हमारी 1 थी तो हमें रेवेन्यू $10 मिल रहा था। अभी जैसे प्राइस $2 हुई तो हम 20 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू हमारा 40 हुआ, ठीक। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, $30 $30 में से ये 15 यूनिट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। और ये 15 यूनिट क्या है, ये 15 यूनिट हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर है ये चीज, चलिए ओके। ना नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ टैरिफ, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम के केस में कॉस्ट और बेनिफिट क्या है टैरिफ का, ये फिगर shows that with a 100% import tariff on commodity X, PX raises from $1 to $2 in nation 2. This reduces the consumer surplus by AGHB ABCD, यानी कि 60 यूनिट से मैंने पहले ही बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस इस केस में रिड्यूस हो रही है ऑफ दिस, यानी कि ABCD। मैंने बताया था ना कि पहले हम क्या, जब $1 पे थे तब हम इतना कंज्यूम कर रहे थे और जैसे ही प्राइस बढ़ी तो हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है एरिया, एक बार मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया जो है येलो, ठीक, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये हमारा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 15, 520, 30, 50 एंड टोटल लॉस कितने का हो रहा है, $60, ठीक। ऑफ दिस MJHN इज इक्वल टू सी, अभी ये पॉइंट मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ये चीज़ें ये तो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ये गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ठीक है, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैरिफ रेवेन्यू
A is equal to 15 is redistributed to domestic producer of commodity। अभी 15 चेक करो, ये हमने चेक किया था, ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक, द फॉर्म ऑफ इंक्रीज रेंट और प्रोड्यूसर सरप्लस, व्हाइल द रिमेनिंग 15 द सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल CJM B is equal to 5 and represents the protection cost और डेडवेट लॉस टू द इकोनॉमी। और ये दोनों 1 मिनट में इरेज करके फिर से इसे क्लियर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी समझो, यहाँ कॉस्ट एंड बेनिफिट है, ठीक। टैरिफ लगाने से क्या हुई, कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ा। कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूस हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, ये $60 रिड्यूस हुआ है, ठीक। यहाँ चेक करो, जब हमारा प्राइस $1 था तो हम इस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन को कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। डिमांड के साथ यही एंगल बन रही है, ये कंज्यूम कर रहे थे। बट जैसे ही हमारा प्राइस $2 हुआ, ये चीज चेक करो, और ये पूरा हमारा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है, ये पूरा, ये रेक्टेंगल जो है 1 2 और यहाँ HB, ये चीज AGHB। अभी इस पूरे अमाउंट का सम आप करोगे, देखो 15 5 20 20 30 50 10 60, ठीक। ये हमारा 60 यूनिट का तो लॉस हो रहा है कंज्यूमर सरप्लस में। अब इसमें क्या है, इधर चेक करो, सप्लाई कर्व के साथ अभी लास्ट ही पेज पे हमने देखा था प्रोड्यूसर सरप्लस, तो ये A इज इक्वल टू 15, तो हमारा A इज इक्वल टू $15, तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। कैसे प्रोड्यूसर सरप्लस है, पहले हम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे $1 के, जब हमारा प्राइस $1 था, चेक करो, हैं। जैसे ही $2 हुआ, क्या हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से रेवेन्यू पिछले पेज पे बताया था 40 आ रहा है, पहले 10 आ रहा था, टोटल 30 रेवेन्यू इंक्रीज हुई। अभी 30 में ये 15 हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है, और यहाँ जो 15 थी वो क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक। ये चीज़ें समझ आ गई, ये 15 क्या है। अभी ये 30 क्या जा रहा है, 30 गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट लगाया तो उनके पास जो रेवेन्यू जा रहा है टैक्स कलेक्ट करके, वो 30 है। अभी बच क्या गया, ये दोनों ट्रायंगल, $10 इधर और $10, यानी कि B प्लस D, सॉरी, ये $15 जो है, ये हमारा डेडवेट लॉस है, और यू कैन से प्रोटेक्शन कॉस्ट, ठीक। चलिए, उसी चीज को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो, बहुत सारे गुड्स के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर गुड्स की रॉ मटेरियल को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई इंपोर्ट नहीं है, उसको फ्रीली इस कंट्री से आप दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है, फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ लगा दिया जाता है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे अगर मैं लेदर शू इंपोर्ट कर रहा हूँ किसी दूसरे कंट्री से, तो उस पर टैरिफ लगा दिया, उस पर मान लो टैरिफ लगा दिया 10% का। बट वहीं पे उसका रॉ मटेरियल, यानी कि मैं लेदर सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा रही है। अगर मैं सिर्फ लेदर और कैन से रॉ मटेरियल, तो इस पे जीरो भी हो सकता है, या फिर बहुत ही कम, अगर उस पर 10% फाइनल प्रोडक्ट पे लग रहा है तो इस पे मान लो 2%, ठीक है। इसी चीज को हम रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन कहते हैं। Very often, a nation imports a raw material duty free or imposes a lower tariff rate on the importation of the input than on the importation of the final commodity produced with the imported input. The nation usually does this too. क्यों करती है नेशन?
आप गेस करो, ताकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसे इंसेंटिवाइज कर पाए, उसे इनकरेज कर पाए, डोमेस्टिक जो प्रोसेसिंग है और डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ें करती है। फॉर एग्जाम्पल, a nation may import wool duty free but impose a tariff on the importation of cloth in order to stimulate the domestic production of cloth and domestic employment. डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंपनी को कंपटीशन फ्री रखने के लिए, डोमेस्टिक कंपनी जो है उसे बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को एक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि रॉ मटेरियल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाती है, बट अगर आप उसी टाइम पे फाइनल कमोडिटी और फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाती है। बस इसी चीज़ को द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन कहा जाता है। क्लियर? When this is the case, the rate of effective protection calculated on domestic value added or processing that takes place in the nation exceeds the nominal tariff rate calculated on of the, जब ये केस, जब रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन होता है तो रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन के केस जो होता है, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो होता है वो एक्सीड करता है नॉमिनल टैरिफ रेट। ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड equals the price of final commodity minus the cost of imported inputs going into the production। डोमेस्टिक वैल्यू एडेड का मतलब सिंपल सा ये है कि प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी, अगर हमने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, मान लो हमने 10 रुपये का रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपये का है, तो डोमेस्टिक वैल्यू एडेड क्या होगा? 40 रुपये जस्ट, बस इस चीज़ का डिफरेंस। ठीक, ये चीज़ है। While the nominal tariff rate is important to consumers because it indicates by how much the price of the final commodity increases as a result of the tariff, the effective tariff rate is important to producer because it indicates how much protection is actually provided to the domestic processing of the import। मतलब क्या है कि नॉमिनल टैरिफ रेट जो है वो किसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे इफेक्टिव टैरिफ रेट जो है वो प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है, कितना ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन दिया गया। वहीं पे नॉमिनल टैरिफ रेट कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है बाय हाउ मच द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी इंक्रीजेज एज ए रिजल्ट ऑफ द टैरिफ की कमोडिटी का एक्चुअल प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज करेगा, ये हमें नॉमिनल टैरिफ से पता चलता है। अभी कमोडिटी का प्राइस कितने से इंक्रीज करेगा, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड होंगे वो ऑब्वियसली कंज्यूमर होंगे। वहीं पे प्रोड्यूसर जो है इफेक्टिव टैरिफ रेट से में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उन्हें इससे पता चलता है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन वो कर रहे थे उसमें उन्हें कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है, और यहाँ पे ये चीज़, ये फॉर्मूला हम जरूर एक बार देखेंगे। ठीक है, और इसे याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सपोज दैट $80 of imported wool goes into the domestic production of a suit. Suppose also that free trade price of the suit is $100, but the nation imposes a 10% nominal tariff on each imported suit. The price of suit to domestic consumer would then be $110. Of this, 80 represent imported wool, 20 is domestic value added, and 10 is the tariff. The $10 tariff collected on each imported suit represents a 10% nominal tariff rate, since the nominal tariff is calculated on the price of final commodity, but the corresponds to 50% effective tariff rate because the effective tariff is calculated on value added domestically। सिंपल सी बात है, यहाँ दो चीज़ समझो। नॉमिनल टैरिफ रेट जो है वो फाइनल कमोडिटी पे लगाया जाता है। नॉमिनल टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी। फाइनल कमोडिटी की प्राइस क्या है? $100। कैसे है? $80 का हमने वूल इंपोर्ट किया, ठीक है। सपोज ऑल्सो डेट फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ द सूट, और फाइनल जो प्राइस है सूट की वो $100। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडेड, अभी हमने देखा था कि फाइनल प्राइस और जो इंपोर्ट किया उसका डिफरेंस हमें दे देगा डोमेस्टिक वैल्यू एडेड। यहाँ से डोमेस्टिक वैल्यू एडेड, यहाँ से डोमेस्टिक वैल्यू एडेड
$20 आ रहा है। क्लियर है ये चीज़? 3 चीज़ें हमें पता चल गई। ये इंपोर्ट जो हमने किया, रॉ मटेरियल का प्राइस, ये हमारा फाइनल प्राइस, ठीक है। फाइनल प्राइस इन केस ऑफ फ्री ट्रेड, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये फ्री ट्रेड के केस में अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, 10% नॉमिनल टैरिफ भी लगा रही है इस 100 पे। तो फाइनल जो प्राइस बन के आ रहा है वो हमारा $110 आ रहा है, ठीक। कलेक्टेड ऑन इच इम्पोर्टेड सूट रिप्रेजेंट्स 10% नॉमिनल टैरिफ सिंस द नॉमिनल टैरिफ इज कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस ऑफ फाइनल कमोडिटी। फाइनल कमोडिटी पे नॉमिनल टैरिफ लगाया जाता है, तो 10% यहाँ पे नॉमिनल टैरिफ आ गया, बट corresponds to 50% effective tariff rate because the effective tariff rate is calculated on value added domestically to suit। वैल्यू एडेड हमारा कितना था, अभी हमने चेक किया ना कि ये वूल का प्राइस था, ये प्राइस आ रहा है फ्री ट्रेड के केस में, तो इनसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो $20 हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडेड आ रहा है। तो इस पर अगर हम 10%, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो ये देखो 50% हमारा आ रहा है इफेक्टिव टैरिफ रेट, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे द रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला डिराइव्ड इन द अपेंडिक्स। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। ये आपका G इज इक्वल टू रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन, ये है, ठीक है, T माइनस AI/TI 1 माइनस AI क्या है हर एक टर्म, एक बार चेक करते हैं। G क्या है, रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन, T क्या है, नॉमिनल टैरिफ रेट, AI रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ फाइनल commodity in the absence of tariff, TI the nominal tariff rate on the imported unit। ये T क्या है हमारा, फाइनल कमोडिटी पे क्या टैरिफ रेट लग रहा है, वहीं पे ये T क्या है, नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इम्पोर्टेड इनपुट पे टैरिफ रेट हम कितना लगा रहे हैं, जो भी हम इनपुट इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कितना लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड इनपुट टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द अब्सेंस ऑफ टैरिफ के अब्सेंस, वही डोमेस्टिक वैल्यू एडेड, सिंपल सा मतलब इसका, ठीक। अभी इन द प्रीसीडिंग सूट एग्जांपल T इज इक्वल टू 10% 0.1 मतलब AI 80 बाई 100 0.8 एंड TI इज इक्वल टू 0। नॉमिनल टैरिफ रेट इम्पोर्टेड इनपुट पे हमने अभी अपने केस में देखा था कि इनपुट पे कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। नॉमिनल टैरिफ ऑन फाइनल कमोडिटी 10% था, चेक करो यहाँ था। तो इस सारे को अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 0.5 और 50% एज फाउंड एबव, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया था ना 50%, ठीक है। ओके, अभी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। When a very small nation imposes a tariff, it will not affect prices on the world market. However, the domestic price of the importable commodity will rise by the full amount of tariff for individual producer and consumer in the small nation। मतलब क्या है कि स्मॉल नेशन जब टैरिफ इम्पोज करती है तो इससे वर्ल्ड प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इस नेशन बहुत ही स्मॉल है। बहुत ही नेशन क्या है, नेशन यहाँ पे बहुत ही एक छोटा एंटिटी है टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है कि अगर एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए और प्रोड्यूसर के लिए उस टैरिफ का डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, बट एट द सेम टाइम अगर हम नेशन एज अ होल देखें तो उस टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है, अभी आप ये समझो, अगर हम टैरिफ लगा रहे हैं किसी गुड्स पे तो कंज्यूमर के लिए तो वो महंगा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रही है, टैरिफ के फॉर्म में। तो ये जो है कंज्यूमर का जो यहाँ पे लॉस कहे और उनके लिए जो महंगा हो रहा है, ठीक है, प्राइस जो बढ़ रही है, इसे ऑफसेट कर दिया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट टैरिफ के द्वारा, और आई कैन से रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास जनरेट होके आ रही है से ऑफसेट कर दिया जाता है, ठीक। तो इसलिए वही चीज़ यहाँ पे है कि एल्दो द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेबल कमोडिटी राइजेज बाय द फुल अमाउंट ऑफ टैरिफ फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स।
यानी कि कमोडिटी की प्राइस एकदम एग्जैक्टली उतने अमाउंट से ही इंक्रीज करेगी जितना अमाउंट ऑफ टैरिफ हम लगा रहे हैं फॉर अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बट its price remains constant for the small nation as a whole since the nation itself collects the tariff। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट उसी चीज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे पॉइंट बी पे। अगर आपको ये कर्व याद ना हो तो मैं बता दूं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, पीपीएफ, सॉरी पीपीएफ, और ये दोनों आपका इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। एट पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है, ये रिलेटिव प्राइस यहाँ दे रखा है। ऑन द वर्ल्ड मार्केट द स्मॉल नेशन प्रोड्यूसेज एट पॉइंट बी एंड कंज्यूम्स एट पॉइंट ई। यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कंजम्पशन इनका पॉइंट ई पे है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन देखो, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द कंजम्पशन बंडल डेट गिव्स ऑलमोस्ट इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो कंजम्पशन की बात तो इंडिफरेंस कर्व करता है, वहीं पे प्रोडक्शन की बात, ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस कर्व रिप्रेजेंट द बंडल ऑफ गुड्स डेट वी कैन प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मैक्सिमम कितना मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जैसा कि इसका नाम ही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उससे जो मैक्सिमम मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीएफ के द्वारा। वहीं पे इंडिफरेंस कर्व का मैंने बता दिया है, ठीक है। विद 100% एड वैलोरम टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी एक्स $2 फॉर इंडिविजुअल्स इन द नेशन, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एट पॉइंट एफ। अभी जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, ठीक है, प्रोडक्शन अब पॉइंट एफ पे आ गई है, चेक करो, ठीक है। एंड द नेशन एक्सपोर्ट्स 30 YFG। इतना नेशन क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है FG फॉर विच 15x HH डैश, ठीक है, is collected by the government as tariff since we assume that the government redistribute the tariff revenue full citizen consumption with the tariff takes place on indifference curve 2 at point H where the two dashed line cross, thus free trade consumption and welfare point E are superior to consumption and welfare with the, ये पॉइंट E हमारा क्या है? सुपीरियर पॉइंट है वेलफेयर के। अगर मैं दृष्टिकोण से देखूं तो ये जो है पॉइंट E सुपीरियर है, क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे, और हमें पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इस इंडिफरेंस कर्व पे यानी कि पॉइंट E पे इंडिफरेंस कर्व थर्ड जो है रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट वेलफेयर इन दिस केस, ठीक है। वही चीज़ों को, सेम चीज़ को यहाँ पे बुक की लैंग्वेज में लिख दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टोक्स-सैमुअल्सन थ्योरम है। इसके ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स-सैमुअल्सन थ्योरम एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ। अगर किसी कमोडिटी की रिलेटिव प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, रेजेस द रिटर्न। अगर रिलेटिव प्राइस इंक्रीज हो रही है तो रिटर्न और अर्निंग ऑफ द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ कैपिटल अबंडेंट नेशन इम्पोजेज एन इम्पोर्ट टैरिफ ऑन द लेबर अबंडेंट गुड्स और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वेजेज इन द नेशन विल राइज। क्या कहता है कि अगर कोई कैपिटल अबंडेंट नेशन है, ठीक है, और वो इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहा है किस पे? लेबर इंटेंसिव अगर कोई कमोडिटी उस पर अगर हम कोई इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर लेबर की वेज जो है वो राइज करेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड capital abundant nations such as Switzerland imposes a tariff on the imports of an labor intensive commodity wages rise। वही सेम चीज़ है कि कोई एक स्मॉल इंडस्ट्रियल और कैपिटल अबंडेंट नेशन है, इस केस में हमने स्विट्जरलैंड को ले लिया। अगर वो इम्पोर्ट टैरिफ लगा रही है एक ऐसे कमोडिटी पे जहाँ पे लेबर की आवश्यकता ज़्यादा है, जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, ठीक है,
टैरिफ ऑन लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, तो वेज क्या होगा, राइज होगा। दैट इज वाई लेबर यूनियंस इन इंडस्ट्रियल नेशन जनरली फेवर इम्पोर्ट टैरिफ, इसलिए ठीक है इंडस्ट्रियल नेशन के अंदर लेबर जो है जनरली इम्पोर्ट टैरिफ को फेवर करती है। हाउएवर द रिडक्शन इन द अर्निंग ऑफ द ओनर्स ऑफ कैपिटल एक्सीड्स द गेन्स ऑफ लेबर सो दैट द नेशन एज अ होल लॉसेस। स्टोपर्स एमुल्सन थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू फॉर स्मॉल नेशन एज वेल एज लार्ज नेशन, ठीक है। However, for large nation, the analysis is further complicated by the fact that they affect world prices by their trading. Next, और मुझे लगता है ये दिन का आज का लास्ट टॉपिक है, द ऑप्टिमम टैरिफ। ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है? ऑप्टिमम टैरिफ इज दैट रेट ऑफ टैरिफ दैट मैक्सिमाइजेज द नेट बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रूवमेंट इन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट द नेगेटिव इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के कारण जो निगेटिव इफेक्ट होता है उसको जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड से ऑफसेट करते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट को बीट करते हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द नेशंस टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, तो इस केस इसी को हम ऑप्टिमम टैरिफ कहते हैं। मतलब जिस रेट ऑफ टैरिफ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से जो निगेटिव वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से जो हमें निगेटिव बेनिफिट जो आ रहे हैं, ठीक है, निगेटिव जो लॉसेज आ रहे हैं उसे जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड से ऑफसेट कर दें तो उस रेट को ही ऑप्टिमम टैरिफ कहते हैं। That is, starting from the free trade position, as the nation increases its tariff rate, its welfare increases up to a maximum, the optimum tariff, and then declines as the tariff rate is raised past the optimum. Eventually, the nation is pushed back towards the autarky point with a prohibitive tariff. यहाँ पे अगेन डायग्रामेटिक, ओके, सो यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया आपको ऑप्टिमम टैरिफ एंड रिटेलिएशन का। देखो यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं इन्होंने, दोनों ही ऑफर कर्व हैं, ये ऑफर कर्व, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। यहाँ पे हमारा पहला ऑफर कर्व 1 and 2 डिफाइन फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट एट प्राइस 1 एज इन फिगर इफ द ऑप्टिमम टैरिफ फॉर नेशन 2 रोटेट्स इट्स ऑफर कर्व टू नेशन 2 डैश टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव टू 1/PW डेट इज 1.6। अभी देखो नेशन 2 का ये नया एक ऑफर कर्व आ गया 2 डैश। अब यहाँ से क्या करेगी, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई स्टार, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला हमें ई स्टार, ठीक है। नेशन 2 एज इट्स हाईएस्ट पॉसिबल वेलफेयर, अभी नेशन 2 तो कंप्लीट वेलफेयर पे, जितना वेलफेयर वो पॉसिबली इंक्रीज कर सकता है और जितना पॉसिबली उसे मिल सकता है वो हाईएस्ट वेलफेयर पे है। बट यहाँ पे क्या होगा, बेटर ऑफ पे कौन है, नेशन वो, देन एट द फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट से ज़्यादा बेटर ऑफ पे ई डैश पे है कौन सा, नेशन 2। हाउएवर सिंस नेशन 1 वेलफेयर इज रिड्यूस्ड, लेकिन नेशन 1 का वेलफेयर रिड्यूस हो गया तो नेशन 1 क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा। इट इज लाइकली टू रिटेलिएट विद एन ऑप्टिमम टैरिफ ऑफ इट्स ओन शोन बाय ऑफर कर्व 1 स्टार। और यहाँ पे देखो इन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है, विद इट्स ओन टैरिफ रेट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे आएगा। नेशन 2 मे देन इटसेल्फ रिटेलिएबल सो दैट इन द एंड बोथ नेशंस आर लाइकली टू लॉस ऑल और मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम और लास्ट में यही होगा कि दोनों नेशन जो भी बेनिफिट हो रहे थे ट्रेड से वो अंत में दोनों ही नेशन लॉस करेगी, ठीक। Okay guys, that's it for the video. Thank you so much.